हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री के क्लास 7 की सीरीज़, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। यहाँ मैं पूरी एनसीईआरटी को कवर करूँगी और आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी, तो आप ध्यान से समझिएगा। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्रों का हिस्सा है। तो ये जो पहला मानचित्र है ये भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने बनाया था 1154 में। इस मानचित्र में पूरी दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। इसमें पूरी दुनिया का नक्शा है, इसमें भारतीय उपमहाद्वीप भी दिखाया गया है और उसके सारे जल स्रोतों को भी दिखाया गया है, मगर इनमें काफ़ी अंतर है। जो दूसरा मानचित्र है और जो पहला मानचित्र है उन दोनों में काफ़ी अंतर है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं, उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। ये जो मानचित्र है वो पहले मानचित्र के 600 वर्षों बाद बना था। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। इसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। तो ये जो दूसरा मानचित्र है जो फ्रांसीसी चित्रकार ने बनाया था, इससे वे ज़्यादा अवगत थे। तो जो यूरोपीय व्यापारी हुआ करते थे वो इस नक्शे का ज़्यादा ही इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है मानचित्र 2 18वीं सदी के आरंभ में गिलॉम द लिस्ले के एटलस नूवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप है। गिलॉम द लिस्ले के एटलस नूवो से ये जो उपमहाद्वीप बताए गए हैं इसमें। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली, वो हम देखेंगे कि जो शब्दावली होती थी वो किस तरह की होती थी। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है, तो भाषा और उनके अर्थ भी बदलते हैं। तो ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। जैसे जो अभिलेख थे वो ऐसे होते थे कि समझ में नहीं आते थे। अब उदाहरण के लिए मध्ययुग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। जैसे पहले होता था हिंदुस्तान और हम यही इसे क्या बोलते हैं, भारत भी इसका एक नाम है। तो 13वीं शताब्दी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो किसने किया था इसका प्रयोग? मिन्हाज ए सिराज ने किया था, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे, इसलिए उसने हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया था। ठीक है, तो सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इसमें उपमहाद्वीप के भूगोल यानी कि फिर बाबर ने किया था 16वीं सदी में। इसका प्रयोग किया था हिंदुस्तान का उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के कुछ समान था। जो उसमें 14वीं सदी के कवि थे अमीर खुसरो, तो उन्होंने कि हिंद का उपयोग किया था, तो ये उससे ही था। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे। तो जैसे भारत नाम है वो एक समृद्ध देश और सांस्कृतिक सत्व के रूप में जाना जाता है, तो वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे और जो आज जोड़ते हैं। तो किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों का कुछ अलग ही अर्थ था।
उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का ना हो, जो कहीं और से आया हो, तो उसे हम उसके लिए हम विदेशी का यूज़ करते हैं। लेकिन मध्य युग में मानो किसी गांव से आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, तो वह विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इतिहासकार और उनके स्रोत। तो इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासक और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा हर्षवर्धन के बारे में। तो इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा 7th क्लास का जो सिलेबस है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक जो हुआ हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी कि जो भवन निर्माण की जो कला होती है उसे स्थापत्य कला बोलते हैं। ठीक है, तो तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न है। और इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे हैं। अब हम देखेंगे कागज के मूल्य के बारे में। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। तो देखिए, पहले ऐसे कागज़ का प्रचलन नहीं था, कागज़ नहीं आया था 13वीं सदी तक। तो उसने क्या करा कि पांडुलिपि को धो डाला और उसके ऊपर ही उसने लिखा। तो ये लिपियाँ होती थी अलग अलग। तो एक सदी बाद अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु आपको कागज़ में लपेट कर देता। तो कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में। तो ये कब उपलब्ध था, ये 14वीं शताब्दी में उपलब्ध था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। तो ये तब से ही प्रचलन में आया था, 14वीं शताब्दी से। और धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। जो पांडुलिपि होती है वो पुस्तकालयों में होती हैं और इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है क्योंकि ये समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकलनवीस हाथ से ही पांडुलिपि को प्रतिकृत करते थे। तो प्रिंट नहीं होता था, तो हाथ से ही उसको लिखना पड़ता था और वे समझ में भी नहीं आती थी। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्यों की नकल उतारी, क्योंकि अगर हम किसी की हैंडराइटिंग से लिखते हैं, किसी का देखकर लिखते हैं, तो क्या होता है, हम अलग लिखते हैं। तो क्या समझ में आता है, दूसरे की हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती, तो लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज लगाकर ही पढ़ना होता था। तो सब उसको अलग अलग पढ़ते थे कि क्या लिखा है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन कुछ अंतर होता है, महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। तो पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। पांडुलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चले जाते हैं। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपि बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गईं। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। तो कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग होता है। तो 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के
विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। अब हम देखते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में। तो जो नया सामाजिक और राजनीतिक समूह था वो क्या था? सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। जो 700 से 1750 का काल था, वहाँ पर क्या हुआ? खूब सारे परिवर्तन हुए। कृषि में परिवर्तन हुए, शिक्षा में परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए। तो इस काल में अलग अलग समय में नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र यानी कि जो बारूद वाले हथियार थे वो यूज़ हुए। ठीक है, तो इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। तो जब अंग्रेज़ आए तो ये सब वो लेके आए। ठीक है, ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलों उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी रहा है। तो जो 700 से लेकर हमारा 1750 का काल है, वो कौन सा काल रहा है? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी परिवर्तन हुए थे। तो ये अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनमें कुछ बारे में जानेंगे। तो हम जब अध्याय पढ़ेंगे 5, 6 और 7 जब आपस में देखेंगे, तो उस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। तो अब ये सारे परिवर्तन हुए तो आना जाना भी बढ़ेगा। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। तो अब क्या हुआ कि संभावनाएं आ गई थी कि कोई कुछ भी कर सकता है। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत। तो इसी में कौन सा महत्व बढ़ा था? जब प्रचलन में आया था राजपूत समुदाय, इसका जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। तो ये राजपूत किससे निकला है? राजा का पुत्र। अब हम देखेंगे इसमें कौन सा समास है? राजा का पुत्र तत्पुरुष समास है इसमें। तो 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। ठीक है, तो अब 8वीं से 14वीं शताब्दी तक ये उपयोग होने लगा। तो राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूत के आचार संहिता, प्रबल पराक्रम, स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। जो कवि चारण थे वो किसका गुणगान करते थे? स्वामी की भक्ति का। और इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मतलब ये भी राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्व था इनका भी। तो मुख्यतः लिपिक जो कायस्थ थे वो लिपिक और मुंशी का कार्य करने वाली जाति होती है। कायस्थ होते जैसे श्रीवास्तव होते, ठीक है, तो वो लिपिक का काम करती थी, मुंशी होती है। आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। तो क्या हो रहा था कि जंगलों की कटाई हो रही थी, खेती बढ़ रही थी, लोग खेती कर रहे थे कुछ क्षेत्रों में। यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण, पर्यावास यानी कि लोगों की जीवन शैली, जिस क्षेत्र में रहते थे तो उनकी जो सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली उसे पर्यावास कहते हैं। तो उसमें परिवर्तन के कारण वनवासियों ने मजबूर होकर क्या किया कि अपना स्थान छोड़ दिया। कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, कुछ क्या बन गए? किसान बन गए। और कृषकों के ये नए समूह, कृषक मतलब किसान समूह, क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। तो ये क्या हुआ? इससे प्रभावित हुए, फिर समाज का अंग बना। तो ऐसे कर करके समाज बनता गया। तो जब ये सब कुछ नहीं था तब ऐसे कुछ समाज का निर्माण भी नहीं हुआ था। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। जब समाज बन गया तो उन्हें कर चुकाने पड़ते थे, मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी, मतलब उनके काम करने पड़ते थे। और परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। अब क्या हुआ? अंतर उभरने लगे। कुछ के पास उपजाऊ ज़मीन होती थी, अच्छी ज़मीन है, कुछ के पास कुछ मवेशी पालते थे, मवेशी मतलब जानवर पालते थे, और कुछ लोग खेती के लिए खाली समय में दस्तकारी आदि का काम करते थे। तो ये सब मतलब किसान के भी अलग अलग काम होते थे। जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों उपजातियों में बंटने लगे। तो क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हुआ? जातियों का निर्माण हुआ और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे कि किसके पास कितनी सत्ता है। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। ठीक है, तो अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी कि किसका क्या काम रहेगा। तो उसके लिए वो अपने अपने नियम बनाती थी। उन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। तो जिसको हम क्या बोलते थे? जाति पंचायत। एक जाति पंचायत होती थी जो एक काम करती थी। और गाँवों में क्या होते थे? मुखिया होते थे। लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँव के रीति रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गाँवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी सी इकाई भर होती थी।
ठीक है, अब हम देखेंगे क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में कि जो 1750 में जो क्षेत्र और साम्राज्य थे वो कौन कौन से थे, जिसमें था तोल, तुगलक, मुगल जैसे बड़े बड़े चोल, तुगलक, मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य शासक बताया गया है। जो दिल्ली का सुल्तान था गयासुद्दीन बलबन, उसको क्या बताया है कि विशाल शासक था, जो पूर्व में बंगाल जिसका नाम क्या था गौड़, बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान की गजनी तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़ यानी कि बंगाल, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि विभिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे, जो बलबन की सेना थी उसके आगे क्या करते थे, पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, साथ ही वे मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब ये बताते हैं कि बढ़ा चढ़ा कर बताया गया। अतिशयोक्ति एक अलंकार होता है और उसका मतलब होता है कि बढ़ा चढ़ा कर बताना। साथ ही वे यह समझने की कोशिश भी करने लगे रहते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं, कि वो ये क्यों अपने अधिकार के बारे में बताते हैं। तो ये हमारा मानचित्र 3 है। मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत जो थे वो ये थे। सिंधु नदी थी हमारी, सतलज नदी, चंबल नदी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, कृष्णा नदी, गोदावरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये हमारे क्या थे, ये जो मुस्लिम मिस्र के जो शासक हैं शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर की ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्य में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत। ठीक है, मोहम्मद तुगलक के राज्य के जो काल थे उसमें जो प्रांत जो उनके अंदर आते थे तो वो ये हैं। तो इसमें कौन कौन से थे, सिविस्तान, उच्च, मुल्तान, कलानौर, ये सब इनके पुराने नाम है। लाहौर, समाना, सरस्वती, कुहराम, हासी, दिल्ली, बदायूं, खड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तेलंग, द्वार समुद्र और माबार। ठीक है, आप क्या समझते हैं शासक ऐसे दावे क्यों करते थे? तो वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि अब वो तो इतिहासकार थे और शासक थे, क्योंकि उन्हें क्या करना था कि शासन करना था, तो उन्हें ऐसे दावे करने पड़ते थे। ठीक है, भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था, जो 1318 में कवि खुसरो ने क्या कहा था कि इस देश के क्षेत्र, हर क्षेत्र की अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री जो दक्षिण कर्नाटक में थी, तेलंगानी आंध्र प्रदेश, गुजरी गुजरात में, मवाबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है। इन्होंने बताया है संस्कृत के बारे में, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, प्राचीन भाषा है जिसकी केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती। ठीक है, हम भी नहीं जानते संस्कृत भाषा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सुप्रसिद्ध भाषा हुआ करती थी संस्कृत भाषा। तो अमीर खुसरो द्वारा लिखित उल्लेखित, देखिए अमीर खुसरो इसके बारे में जानते हैं संस्कृत के बारे में। अमीर खुसरो द्वारा लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और ये काम आपको करना है, और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज बोली जाती हैं। जैसे अभी आज भी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में, जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। तो ऐसा आपको करना है कि क्या आपने ध्यान दिया कि समय के साथ साथ भाषाओं के नाम बदल गए हैं। आपको एक लिस्ट बनानी है और ऐसा करना है। ठीक है, तो सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। तो 700 में क्या हुआ था कि भौगोलिक क्षेत्र तय हो चुके थे और उनकी भाषाएं भी थीं। तो अध्ययनों में आपको इनके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े हुए थे, तो इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें भी चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी है ये, कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। कि ये क्या करते थे कि अपना एक साम्राज्य बना लेते थे, और ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। ठीक है, फिर क्या होता था, उदाहरण के लिए हम देखेंगे अध्याय 3 और 4 की तालिका की तुलना करेंगे और खिलजी और मुगल वंश के शासन कितनी कितनी अवधि तक चले। तो ये ज़्यादा नहीं चले हैं। ठीक है, आपने पद्मावत में देखा होगा, उसमें खिलजी के बारे में बताया गया है। तो 18वीं सदी के मुगल वंश पतन के ढलान पर था। 18वीं सदी में क्या हुआ था, इसका पतन हो गया था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े शासकों का शासन चल रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले उन क्षेत्रों की विरासत में मिली थी।
ठीक है। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो उन क्षेत्रों में उभरी थी, जो परंपराएं चल रही थी उस काल में। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि उसमें क्या क्या होता था। तो इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपरा हमें प्रशासन व्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। तो ये सब परिवर्तन हो रहे थे। तो सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र भी अपनी विशिष्टताएं बना रही थी। जो प्रकृति ही नहीं, मतलब बहुत सब कुछ चेंज हो रहा था, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। तो पता लगा ये कि क्या आपका राज्य कभी इन सर्वक्षेत्रीय, आप जिस राज्य में रहते, सर्वक्षेत्रीय साम्राज्यों का हिस्सा रहा था। यदि रहा था तो कितने समय तक। तो सारे ही राज्य रहे थे, तो किसी न किसी क्षेत्रों के हिस्से तो आपको ये पता लगाना है। ठीक है। पुराने और नए धर्म के बारे में देखेंगे अब हम। तो क्या है, इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। जो क्या होता था, जो आस्था होती थी वो क्या होती थी, व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, लेकिन सामूहिक स्वरूप भी होता था। तो किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही उनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जैसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। जो हिंदू धर्म है तो वो इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए थे उसमें भी। और इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए, कुछ देवी देवताओं की पूजा होती थी, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण हुआ, और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। तो ये सब इसी समय हुआ था। तो संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। तो संस्कृत ग्रंथों का जो उन्हें ज्ञान होता था ब्राह्मणों को, तो उसका क्या होता था, आदर होता था। उनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। ठीक है। तो संरक्षक क्या होता है, कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति की मदद या सहारा दे। तो जैसे होते हैं ना बॉडीगार्ड्स टाइप बड़े बड़े लोगों के, तो हम संरक्षक हुआ करते थे पहले। ठीक है। तो इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। तो क्या हुआ, भक्ति की अवधारणा भी बदली। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसी प्रेमल इष्ट, मतलब क्या होता था, पहले ईश्वर में नहीं मानते थे। तो ये सब इसी युग से शुरू हुआ था। जो 700 से लेकर 1750 का काल था, इसी के बीच में हुआ था। इसमें ईश्वर की कल्पना तक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सकें। ठीक है। अब क्या होती है कि कर्मकांड होते हैं। तो इस विषय में साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में हम अध्याय 8 में देखेंगे। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। तो जो कुरान शरीफ का संदेश था वो भी पहुंचा था, तो अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। जो कुरान होता है उसको क्या मानते हैं, धर्म ग्रंथ है ना मुसलमानों को। कुरान तो केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। तो इसमें क्या होता है कि पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि सब एक है, ऐसा था। तो कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। तो कई शासक हुए थे जो इस्लाम और उनके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों तथा उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। जो इस्लाम के अनुयायी होते थे उनकी भी व्याख्या होती थी। तो मुसलमानों में कुछ शिया थे, तो कुछ जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। तो क्या होते थे, शिया होते थे, मुसलमानों को विधि सम्मत नेता मानते थे। कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। तो मुसलमानों में भी 2 तरह के होते थे। पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों को विधि सम्मत नेता मानने वाले थे, और कुछ थे जो सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं। बोलते हैं ना खलीफा होते हैं जो दुबई में। ठीक है। तो इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफ़ी ऐसे सिद्धांत के इस्लामी न्याय सिद्धांत कौन कौन से, हनफी और शफ़ी की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है।
अब हम देखेंगे समय और इतिहास के कालखंडों के बारे में। तो इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों या दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते थे, क्योंकि पहले ही है जो आधुनिक घड़ी वो नहीं हुआ करती थी। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन के आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है, कि क्या क्या परिवर्तन आ गया, तो इस हिसाब से समय बदल गया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। जो अंग्रेजी इतिहासकार थे 19वीं सदी में, उन्होंने क्या किया कि इसको 3 युग में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो यह विभाजन उन्होंने ब्रिटिश भी रख दिया भारत में, क्योंकि तब ब्रिटिश था, ठीक है। और यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था कि धर्म में परिवर्तन हुआ है तो मतलब काल बदल गया है। तो इनने 3 रखे थे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो इस दृष्टिकोण में उस उपमहाद्वीप की अपार विविधताओं की भी उपेक्षा की जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। तो पिछले साल आपने जो इतिहास में पढ़े थे, यानी कि 6 की जो आपने इतिहास पढ़ा होगा, उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य, सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाएगा। तो वो हमारा प्राचीन कालीन था, ये मध्यकालीन इतिहास होगा। तो इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म था और इस्लाम धर्म के विकास, और यूरोप के व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो यूरोप की जो कंपनियाँ आई थी तो उनके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। जो 1000 साल हमारे इतिहास के, तो इसमें ही बदलाव हुआ है, ठीक है। ये जो हमारा जो काल था इसमें ही अनेक बदलाव हुए हैं। तो आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी या 18वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी, ठीक है। तो इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। तो इसको हम ऐतिहासिक काल के रूप में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा काल था। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। जो मध्यकाल और आधुनिक काल, जो आधुनिक काल है, तो उससे की जाती है। तो आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। जो आधुनिक काल में हमारी बौद्धिक प्रगति हुई है, इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं था, मतलब बहुत रूढ़िवादी था मध्यकाल, ठीक है। और जो हमारा प्राचीन काल था उसमें ही सब परिवर्तन हुए, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। और इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे हैं, और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें। और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं। और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखिए कि क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। तो बहुत कुछ बदल गया है, आपको इसके बारे में अध्ययन करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आप एक इतिहासकार हैं, आपको कैसा करना है, ठीक है। इस अध्याय में उल्लिखित कोई एक विषय, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इतिहास चुनिए कि किस तरह का बदलाव हुआ है। आपको कोई एक विषय चुनकर और उसको समझाना है या अपनी कॉपी में लिखना है, तो उसकी जानकारी हासिल करना क्यों दिलचस्प होगा। तो ये बहुत अच्छा होगा, तो आपको ऐसा करना चाहिए। अब फिर से याद करें, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, ठीक है। तो अतीत में विदेशी किसे मानते थे, जो दूसरे गांव का होता था तो उसे हम विदेशी बोलते थे, तो जिसे, ठीक है। अब नीचे उल्लिखित बातें सही हैं या गलत। सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी ज़मीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। तो ये सत्य आपको भरने हैं, ठीक है। आप ये भी भर दीजिएगा, हाँ। पांडुलिपि, और मैं भी आपको बता दूंगी, इसके लिंक दे दूंगी, PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश कीजिए,
अब बीज शब्द है, इसमें पांडुलिपि, जाति, क्षेत्र, काल विभाजन, इनके भी अर्थ लिखिए आप। फिर रिक्त स्थान है, अभिलेखाकारों में खाली स्थान रखे गए हैं, क्या पांडुलिपि रखी गई है, ठीक है। खालिस्तान 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। कौन था 14वीं सदी का इतिहासकार? फिर खालिस्तान और खालिस्तान इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तन की तालिका दें। इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। ये आपको क्वेश्चन है, आपको करने हैं। पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे, सर्वक्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं, ठीक है। फिर पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं, क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है। अब अध्याय में दिए गए मानचित्र 1 और जो 2 है उसकी तुलना भी आपको करनी है उपमहाद्वीप के आज के मानचित्र से करें। जो आज का जो मानचित्र है वो लें, तो तुलना करते हुए दोनों के बीच जितनी भी समानता है असमानता है उनकी एक सूची बनाइए, ठीक है। अब पता लगाइए कि आपके गांव शहर अभिलेख कहाँ रखे जाते हैं, जो अभिलेख है वो कहाँ रखे और इन अभिलेखों को कौन तैयार करता है। क्या आपके यहाँ कोई अभिलेखागार है, उसकी देखभाल कौन करता है, वहाँ किस तरह के दस्तावेज संग्रहित हैं, उनका उपयोग कौन लोग करते हैं, ठीक है। आपको ये करना है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा चैप्टर 2 देखेंगे हम, जिसका नाम है नए राजा और उनके राज। सो हमारा यही चैप्टर ख़त्म हुआ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स, बिकॉज जो अपलोड करेंगे वो आपके काम का होगा और आप उससे पढ़ सकेंगे, आपको मदद मिलेगी। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ओके।